हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ दीपक वोहरा जी हैं, पूर्व राजनयिक है। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहले अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगा। युद्ध छिड़ गया और युद्ध भीषण भी हो गया, और ऐसा लग रहा है कि ईरान की तरफ से मिसाइलों का जो जवाब है इजरायल अपने बमबारी से दे रहा है, क्योंकि इजरायल इस बात को जानता है कि ईरान सबसे कमजोर अगर कहीं है तो वो है एयरक्राफ्ट्स में। हाँ, आशीष, धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन पहले बोलूंगा और जी उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, जी। और वो लाइन ये है कि इजराइल एंजॉयज ए क्वालिटेटिव कॉम्बैट ओवर मैच ओवर ईरान। क्वालिटेटिवली इजराइल जो है ईरान से काफी ज्यादा आगे है। उसकी तीन चार चीजें मैं बताता हूं। टेक्नोलॉजिकली उनकी एयरफोर्स ईरान से कहीं बेहतर है, उनकी नेवी ईरान से कहीं बेहतर है, उनकी आर्म्ड फोर्सेज जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो भी, हालांकि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं वो ईरान से कहीं बेहतर हैं। और सबसे बड़ी ताकत इजराइल की है मोसाद। उसकी वजह से आप देखेंगे जिस प्रकार का एक नेटवर्क इकोसिस्टम उन्होंने ईरान में बनाया हुआ है, वो जाकर के ऐसे समय में जब आपके देश में 82 हेड्स ऑफ द नेशंस हैं, सिक्योरिटी टॉप मोस्ट है, उस समय जाकर के इस्माइल हानिया को ढूंढ के और मच्छर की तरह उसको एक गोली से मार देते हैं। ये मोसाद है, ये ताकत है। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि देखिए जिस प्रकार से ईरान पे हमले हो रहे हैं वो बिल्कुल आपने देखा सटीक, इफेक्टिव, जैसा ऑफ सिंदूर में 22 मिनट में इंडिया ने किया था, एग्जैक्टली वही। दूसरी चीज जो है, इजराइल इस बात को समझता है कि ईरान की ताकत क्या है। देखिए ईरान को हिजबुल्ला या हुथी या हमास समझने की गलती ना करें। ईरान इज ए कंट्री विद ए प्रोफेशनल आर्मी, और एक बड़ा जखीरा उनके पास मिसाइलों का, ड्रोन्स का, इन सब चीजों का है, इतने कि वो युद्ध में रूस को ड्रोन दे सकते हैं, इतना उनके पास इसका जखीरा है। लेकिन अब ये बात इजराइल जानता है कि ईरान की जो ताकत है वो उनकी मिसाइल पावर है, इसीलिए उन्होंने और ये जो मिसाइल की उनकी जो स्टोरेज भंडारण जिसको आप कह रहे थे, उन्होंने कुछ मिसाइल सिटीज बनाई हुई हैं शहर के पूरे इसमें अपने देश में। उनमें से एक मिसाइल सिटी को ये ऑलरेडी तबाह कर चुके हैं। मैं आपका ध्यान ले जाता हूं हिजबुल्लाह की तरफ। हिजबुल्लाह ने जब लड़ाई शुरू की थी उनके पास 1.5 लाख रॉकेट्स थे, 1,20,000 रॉकेट्स उनमें से उन्होंने भंडारण के जगहों पर इजराइल ने खत्म कर दिए। वही इजराइल अब ईरान में करने जा रहा है, प्रयास कर रहा है उसका। और उसने निश्चित रूप से एक ऐसा भंडारण खत्म कर दिया है। अब वो उनके मिसाइल भंडार, क्योंकि जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है इजराइल को वो मिसाइल और ड्रोन अटैक से हो रहा है, वो पहुंचाया जा रहा है। तो अब उनका ये निशाना बिल्कुल साफ है। इजराइल जो है बिल्कुल क्लियर माइंडेड हैं, उनको क्या करना है उनको एग्जैक्टली पता है। यही अंतर है इजराइल में और बाकी दुनिया की। दीपक वोहरा साहब, मैं ये भी देख रहा हूं कि इजराइल के जो अटैक हैं जिसकी चर्चा अभी अनुज माथुर सर कह रहे थे, बिल्कुल सटीक है। उसको पता है कि हमें मिसाइल जहां रखे हैं वहां मारना है, हमें तेल के ठिकानों पर हमला करना है, हमें गैस के ठिकानों पर हमला करना है। बहुत सटीक, उसे और कुछ नहीं करना। इन तीन चीजों को पूरी तरीके से उसे तबाह करना है, ये बात वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता है। दीपक वोहरा सर। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह आप एक अकेले डिप्लोमेट को 2 टॉप लेवल फौजियों के साथ बिठा देते हैं, इसमें मैं अकेला पड़ जाता हूँ। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच, आप मेरा समर्थन करिएगा। इजराइल का शुरू से पिछले 15 साल से नेतन्याहू साहब क्या बोलते रहे हैं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यूएस कांग्रेस में भी उन्होंने भाषण दिया था जब वो जॉइंट क्या वो JPCO, एक जॉइंट कॉमन प्लान ऑफ एक्शन की ईरान जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा और उसके बदले में ये मिलेगा वो मिलेगा। उस वक्त उन्होंने कहा था कि तुम आग से खेल रहे हो। अमेरिकन लोगों से कह रहा था, कांग्रेस से शुरू से कहता रहा है कि ईरान विल नॉट मेक न्यूक्लियर वेपन्स, मैं अलाउ नहीं करूंगा। वही चीज डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कहते हैं कि वो नहीं बना सकता, उसको अलाउ नहीं। अब दोनों की मिली भगत है, अटैक किया है। इजराइल का वन सिंगल एम ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देने हैं। और जो बाद में जो नुकसान किया है, मिसाइल के ऊपर किया, इधर किया उधर किया, दैट इज सेकेंडरी डैमेज। मेन था उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त करना। ईरान कितनी पीछे रह जाएगा
विशेषज्ञों का मानना है कम से कम 5 साल वो पीछे चला जाएगा इन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। आपको याद होगा 10 साल पहले वो वायरस के साथ भी उन्होंने अटैक किया था, स्टक्सनेट उसका नाम था, 15 साल इन्फेक्ट किए थे। जब आईएई के इंस्पेक्टर्स वहां पे गए थे देखने के लिए, बोले ये क्या बात है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है जो यूरेनियम को और शक्तिशाली बनाती है, ये एक के बाद एक ठप क्यों हो रही है? 1 लाख मशीनें थी, धड़ा फिर कंप्यूटर उनके खराब होने लगे, बहुत समय लगा उनको सब कुछ ठीक करने में। तो ये एक सिंगल माइंडेड एम है इजराइल का, नो न्यूक्लियर वेपन। और सर इतना मैं आपको बता देता हूं कि यही एम जितने अरब देश हैं उनका भी है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के बाद है, शायद जनरल साहब मुझे बता सकें, अरब देश तो कहते हैं कि इजराइल को आप लोगों ने पश्चिम में लाके ठोक दिया हमारे ऊपर, क्यों, ये तो हमारी जमीन थी, क्यों लाके यहाँ बिठा दिया? ईरान की क्या तकलीफ है सर? वो तो अरब है ही नहीं, वो तो 2000 किलोमीटर दूर है। वो कौन है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? अरब लड़ेंगे इसराइल के साथ कि तूने तो मेरी जमीन हड़प कर ली है, भाग जाए यहाँ से। इसराइल कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, उन लोगों ने मुझको ये जगह दी, मैं यहाँ आ गया। ईरान वहां बैठा मुझे ये समझ नहीं आ रहा, व्हाई आर दे इंटरेस्टेड? जंग होता है, जनरल माथुर आपको बताएंगे, ग्रुप ही आपको बताएंगे, जब एक बॉर्डर इन्वॉल्व होता है। रूस ने क्यों ठोका यूक्रेन को? उसने बोला देख अमेरिका को, टाइगर तू तो बैठा हुआ समंदर के उस पास, लेकिन अगर नेटो को मेरे घर के बाहर ले आया तो मैं ठोकूंगा। जॉर्जिया को ठोका, इसको ठोका। इसराइल क्या कहता रहा ईरान से, देख टाइगर तू तो 2000 किलोमीटर दूर है, अपने लोगों को मेरे पास लाया तो मैं ठोकूंगा। हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, उसने भी ठोक दी, जंग उसके द्वार पे आ गई है। नाउ ही इज डिटरमिन्ड कि मैंने खत्म करना है इसको बिल्कुल, ताकि ये उठ ना सके। सर उनकी आपस में दुश्मनी नहीं है वहां के लोगों की। 70s में जब मैंने पास थ्रू किया था सर, मैं बताता हूँ आपको, तेहरान से चार्टर्ड फ्लाइट्स जाती थी टेल अवीव शाह के टाइम में। ईरानियन वहां जाते थे शराब पीने, नाइट क्लब्स में नाच करने, वहां की महिलाओं के साथ जो भी करते हैं, डांस करना, ये करना, वो करना, करते थे वहां पर। दे हैड अ वंडरफुल रिलेशनशिप शाह के टाइम में। लेकिन फिर ये मुल्ले आए और सब कुछ वहां पर चेंज हो गया। द इंटेंशन इज किसी तरह से इसको न्यूक्लियर वेपन नहीं देने। और मेरा मानना है, इनके जहाज ग्रुप ही आपको बताएंगे, जो फ्लाई ओवर किए थे, जॉर्डन के ऊपर गए, इराक के ऊपर गए, सऊदी अरेबिया के ऊपर गए, क्या उनको पता नहीं था सऊदीज को कि इजरायली जहाज 200 जहाज जा रहे हैं? वो भी कह रहे थे टाइगर किसी को बताना मत, ताकि ठोक के आओ। कान में बोला देख अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। पब्लिकली हाय 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 नहीं, ये तो मैंने अपनी सारी जिंदगी में किया सर। प्राइवेटली हम कुछ कहते हैं, पब्लिकली हम कुछ और कहते हैं। फाइनली मार्को रूबियो साहब ने जो ट्वीट किया है कि इसमें, इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था, जबकि ट्रम्प जो क्रेडिट खोर है वो कहता है ये तो मैंने ही करवाया सब कुछ, 60 दिन का मैंने टाइम दिया था, फिर 61वें दिन पे उन्होंने हमला कर दिया, ईरान ने मेरी बात नहीं सुनी। एक मैं आपको बात बताऊं राज की सर, विदेश मंत्रालय का जो टॉप लेवल का जो मंत्री है या फिर जो स्पोक्समैन है, अगर वो कुछ कहते हैं ना, उस पर विश्वास मत करिएगा सर। हमारी ट्रेनिंग होती है नौटंकी करने की, तो इसका रूबियो पे बिल्कुल विश्वास मत करिए, ट्रम्प पे विश्वास करिए, वो सही कह रहा है। उसने मिल के इजराइल को बोला टाइगर जा ठोक दे उसको, ठोक दिया। बाद में जो होगा वो देखा जाए। यूके देवनाथ जी के पास आना चाहूंगा। जी मैं आता हूं दीपक वोरा जी। यूके देवनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा। ईरान के विदेश मंत्री के 2 बयान सामने आए हैं इसी बीच। पहला बयान ये है जिसमें उन्होंने कहा है, अब्बास अरागची ने, कि अगर इजराइल हमला रोकता है तो हम भी हमले जो हैं वो रोक देंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। ये 2 बातें ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये बात कही गई। क्या ये माना जाए कि ईरान को समझ में आ गया कि इस युद्ध से केवल उनका नुकसान होने वाला है, अब सही समय है कि जितना कम हो सके अपना नुकसान कराओ? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान लगातार बयान देता रहा है, 5 साल पहले भी, 4 साल पहले भी, 3 साल पहले भी, 2 साल पहले भी। उनका जो प्रवक्ता होता है वो बोलता रहा है सरकारी मीडिया पर कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान थे। 5 राउंड टॉक्स हो चुके पिछले कुछ महीनों में कतार के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप की एक ही शर्त थी कि ईरान एक प्रॉमिस करे कि कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। अब ईरान ने कहा हम नहीं बनाएंगे, लेकिन इसको कैसे पुष्टि किया जाए, इसका वेरिफिकेशन कहाँ किस तरह से किया जाए, इसी पर 5 राउंड जो टॉक थे वो फेल हो गए। अभी जो ईरान कह रहा है कि वह फिर से हथियार नहीं बनाएगा, इसके लिए सीज फायर की तो जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि युद्ध के चलते हुए बातचीत नहीं हो सकती। तो पहला समाधान यह है कि अमेरिका के दबाव में इजराइल और ईरान भी सीज फायर कर लें। अब मेरे ख्याल से वो आसानी से हो जाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने सीज फायर करा दिया। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इजराइल और ईरान के बीच में भी सीज फायर करा देंगे। सवाल उठता है कि बातचीत फिर से जब चालू होगी, चाहे वो कतार में चालू हो या मिस्र के काहिरा में कहीं पे भी चालू हो, उसमें जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है कि किस तरह से आईएईए के साइंटिस्ट को एक्सेस दिया जाएगा, कि आईएईए के जो साइंटिस्ट जाएंगे, इंस्पेक्टर्स जाएंगे ईरान में, वो हर न्यूक्लियर प्लांट में जाकर, हर न्यूक्लियर फैसिलिटी में, हर कमरे में जाकर चेक कर पाएंगे, इसके लिए ईरान राजी नहीं हो रहा है। तो इस बार ईरान को बातचीत के समय राजी होना पड़ेगा कि वो आईएईए के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको हर कमरे में, हर सुरंग में, हर बिल्डिंग में, हर भंडारण में जाने की परमिशन देगा। जी। और मुझे लगता है कि वो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से, अगर इस समय देखा जाए तो ईरान जो है वो पूरी तरीके से पीछे हटने की तादाद में या फिर पीछे हटने की कवायद में वो जुट चुका है। हमारे साथ एक और कर्नल डीके यादव भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डीके यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। कर्नल डीके यादव जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे आपके जुड़ने से पहले कि ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि अगर इजराइल हमला करने से रोक लेता है, खुद को हमला नहीं करता, तो हम भी हमला नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अभी पूरा मामला जो है वो सीज फायर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इजराइल जो चाहता था वो उसने हासिल कर लिया। उनके परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया, जहां पर वो काम कर रहे थे उस जगह को पूरी तरीके से नुकसान किया। तो इजराइल काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब हुआ। दूसरी एक बात रही समझौते की, जिसका जिक्र अभी यूके देवनाथ जी कह रहे थे। मुझे लगता है उस समझौते पर भी वो एग्री हो जाएगा। डीके यादव जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और मेरा नमस्कार जनरल माथुर, ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी और मिस्टर दीपक बोरा। आई एम अ बिग फैन ऑफ यू सर, ग्रेट, यू स्पीक सो वेल and all about India, Bharat Mata, and absolutely inspired by you. Thank you. Regarding what you have asked is, the question is that whether Israel has justified the mission so far on this. अभी तक इजराइल ने जितनी हरकत की है, क्या उससे उसका कोई एम पूरा हो गया है? और जो अब ईरान टाइम मांग रहा है गैप में, ये बिल्कुल भारत और पाकिस्तान की स्थिति है कि जब हमने जाके उनको पिन पॉइंट केवल 22 मिनट में ठोक दिया, तो वो सीधे घुटनों पे आ गए और कहने लगे कि हमें माफ करो, हमें माफ करो और हमें टाइम दो। और इसी टाइम पे जो है बिल्कुल अमेरिका ने उनकी मदद की किसी भी तरीके से और उनको किसी तरीके से छुड़ा दी। यहाँ पे लेकिन स्थिति मेरे हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ इजराइल जो कर रहा है, इजराइल का एम आज का नहीं है, कल का नहीं है, वो कई दशकों से ईरान से दुखी हैं, बहुत परेशान है। ईरान ने उनको बिल्कुल अपना जन्मजात दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है और ईरान का ये कहना है कि धरती पे हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। जब भी हमारे पास में परमाणु बम आ जाएगा, चाहे वो एक हो, आधा हो या सैटेलाइट बॉम्ब हो, वो सबसे पहले इजराइल को फिनिश कर। So Israel is not going to stop with whatever they have achieved. उन्हें चाहिए कि ये परमाणु स्थिति जो है हमेशा हमेशा के लिए ईरान से खत्म है। और ईरान इस समय मेरे हिसाब से कुछ टाइम बाय आउट करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जहां तक भी उनकी प्रोग्रेस हो चुकी है उसको किसी तरीके से बचाया जाए और दोबारा से वो इसको रीएक्टिवेट करे। इस समय पे वो झुकने को तैयार है, ठीक है, और झुकने को मजबूर है, तैयार तो नहीं है, झुकने को मजबूर है वो इस टाइम से। और जहां तक मेरे को ये लग रहा है कि ये जो 5-6 राउंड अभी तक जो हुए हैं इनके बीच में, ये अमेरिका ने एक तरीके से इजराइल को सपोर्ट किया है टू गिव देम एडिशनल टाइम फॉर देयर प्रिपरेशन, कि आप जो आगे प्लान करना चाहते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करें और हम इनको एंगेज करके रखेंगे ताकि आपके प्लान्स जो है रिफाइन हो सकें और हमारी स्ट्रेटेजी के साथ में वो कंबाइन हो सके। ठीक है, मैं दीपक वोरा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर है, मैं 30 सेकंड लूंगा वो आपके पास आने से पहले। इजराइल के हमले के बाद ईरान का एक बड़ा फैसला आया है। परमाणु डील पर अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा ईरान की तरफ से ये साफ कहा गया है कि मौजूदा हालात में अमेरिका से बातचीत नहीं, मौजूदा हालात में बातचीत का कोई मतलब ही नहीं। ईरान की तरफ से ये बात
जो है वो कही गई है। पल पल युद्ध जिस तरीके से भीषण होता जा रहा है, बयान भी बदलते जा रहे हैं, समय समय पर बयान बदलते जा रहे हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, समय कम है, अब हम फाइनल कमेंट लेते हैं। दीपक वोरा सर, फाइनल कमेंट आपका। फाइनल कमेंट यही है, अगर उनका विदेश मंत्री कह रहा है मैं बातचीत करने को तैयार हूँ, इसके मायने क्या है कि टाइगर बहुत ठोक लिया मेरे को, अब खामोश हो जाए, जो कुछ मेरे पास बचा बचा वो छोड़ दे। और सेकंड, जो तेरा गोल है इजराइल का है और अमेरिका का है, मुल्लों को बाहर निकालो, उसको छोड़ दे यार, मुल्लों को रहने दे। यहाँ पर इतना हमको ठोकेगा, लोग हमारे सड़क पे आ जाएंगे कि ये इतने साल 40-45 साल मुल्लों के हो गए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 80% महंगाई चल रही है वहां पे, 60% अनएम्प्लॉयमेंट है। प्लीज गो अवे मुल्लास, गो अवे, लीव अस अलोन। ये उसका सेकंड एम है। ये है अनुज माथुर जी, एक सवाल यहां पर यह उठता है कि ईरान की तरफ से 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पहली बात यह कही जा रही है ईरान की तरफ से कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर डील है उस पर सहमति बनने के लिए वो तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? अनम्यूट करिएगा सर जी, आवाज आ रही है जी, प्लीज। नहीं, आ रही आवाज? हाँ जी आशीष, मैं ये कह रहा था न्यूक्लियर डील की न्यूक्लियर अपनी जो कैपेबिलिटी है उसमें इजराइल ऑलरेडी 10 से 15 साल पीछे जा चुका है। अब उसके लिए मेरे को लगता नहीं कि उनको इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बातचीत करने की आवश्यकता है। जहां तक सवाल इसका है, आप वोरा साहब मेरे साथ थे, हम लोग ने यही बात कही थी 2 से 3 दिन, वो हमें हमला होने से पहले वी वर श्योर कि 2 से 3 दिन तक ये लोग बातचीत करेंगे, ये लोग लड़ाई झगड़ा ये करते रहेंगे। इजराइल अपने इफेक्टिव क्लियर कट पॉलिटिको डिप्लोमेटिक पॉलिटिको मिलिट्री एम्स के साथ आएगा, अपने एम्स को हासिल करेगा और फिर रेजिम चेंज होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं आशीष, आप देखेंगे आने वाला समय आपको दिखाएगा कि ईरान में रेजिम चेंज होके रहेगा। ये मेरा मत बता रहा हूं। यूके देवनाथ जी, एक बड़ा सवाल यही उठता है कि चीजें जो हैं आगे कैसे बढ़ेंगी? आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या युद्ध और ज्यादा भीषण होने जा रहा है या फिर अब जो स्थितियां हैं वो उसमें तब्दीली आएगी? क्योंकि जी हाँ, नेक्स्ट देखिए, ये युद्ध और क्या भीषण होगा। इस युद्ध को और भीषण बनाने के लिए 2 फैक्टर चाहिए। एक तो उभय पक्ष के पास अनलिमिटेड वेपन्स होने चाहिए, लेकिन दोनों साइड जो है उनके पास अनलिमिटेड वेपन्स है नहीं। ईरान के पास जितने हथियार हैं ईरान के पास जितने हथियार हैं वो जैसे IRBM है, वो करीबन 2000 थे, अब मात्र करीबन 1600 बचे हैं। तो उससे हर बार वो 100 50 अगर ऐसे फायर करता रहेगा तो ईरान के पास जितने IRBM है, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो अगले 10 या 15 राउंड में खत्म हो जाने हैं। इसी तरह से इजराइल के पास भी एयरफोर्स बहुत अच्छी है, लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से, खासतौर से यूरोपियन देशों से एक इनडायरेक्ट प्रेशर आ रहा है कि वो युद्ध को बंद करे और बातचीत को शुरू करे। तो शायद और 3-4 दिन में हम देखेंगे कि उभय पक्ष सीज फायर को डिक्लेयर करके बातचीत के लिए आमने सामने बैठे होंगे। जी दीपक वोरा जी, डीके यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वोरा जी के पास जाना जरूरी है। क्या अभी जिसका जिक्र यूके देवनाथ जी कर रहे थे, यूके देवनाथ जी ये कह रहे थे कि कई कंट्रीज, अगर हम फ्रांस की बात करें चाहे हम जर्मनी की बात करें, ये ज्यादातर जो कंट्रीज हैं ये कह रही हैं कि बातचीत की जानी चाहिए। क्या मुल्क, अलग अलग जो हमारे मुल्क हैं दुनिया के, क्या वो 2 हिस्सों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल और ईरान को लेकर? ऐसा नहीं है, ज्यादातर यही चाहते हैं कि समझौता हो जाए। वो भी नहीं चाहते। सब लोगों को ईरान से खतरा है। जो आतंकी हमले उन देशों में होते हैं, सबको मालूम है किसका हाथ है इसके पीछे। हमास ने जो इजराइल के साथ किया था वो भूले नहीं है सब। एक 80 साल की बुढ़िया है, न्यूयॉर्क में रहती है, शायद आपने उसका नाम सुना होगा। उसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस। बेकार की बुढ़िया वहां रहती, कुछ करती वर्ती नहीं है। कोई गुटरगू वहां का सेक्रेटरी जनरल है। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके पास 2 शब्द है, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट और मत कुछ करो, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट। इजराइल कह रहा है किस पास का रिस्ट्रेंट? हमास ने आके मुझे ठोका था वहां पर, 1200 इजरायली मैक्सिमम रिस्ट्रेंट। क्या बकवास करता है वो आदमी, बुढ़ा सटे आ गया। तो मेरा मानना है सर कि जो पश्चिमी देश हैं ये भी जो इस समय कह रहे हैं कि ये आप थोड़ा संयम बरतें और ना करें, उनको मालूम है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। और ये भी बड़े खुश होंगे अगर मुल्ला रेजीम चली जाए। सर,
शाह ईरान तो बहुत खरीदता था यूरोप से, मुल्ले कुछ नहीं खरीदते। यूरोप की तो मार्केट चाहिए, अपना सामान बेचना है। आप देखते जाइए क्या होगा। जो जनरल साहब कह रहे हैं, रेजिम चेंज इज ऑन इट्स वे। ये ईरानियन दिखाने के लिए सबको ओ, बट प्राइवेटली वो कह रहे हैं जाओ यार दफा हो, आपने बर्बादी के अलावा हमें कुछ नहीं। ठीक है, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ये लड़ाई इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ा है, ये लड़ाई खुद को बचाने के लिए है, ये लड़ाई अपने मुल्क को बचाने के लिए है, ये लड़ाई अपने आवाम को बचाने के लिए है।